जय हिंद दोस्तों। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने नए एपिसोड में। और इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं राहुल गांधी के उस बयान के बारे में जो बयान उन्होंने लद्दाख में दिया था। जैसा कि आप सभी ने देखा था, पिछले कुछ दिनों से लद्दाख का एक टूर कर रहे थे राहुल गांधी, जिनके साथ उनके पार्टी के लोग थे। और उनको दोबारा से चंद्रयान 3 तो तीसरी बार अपनी कक्षा में स्थापित हो गया था। चंद्रयान 3 के बाद एक एम्बिशियस मिशन सक्सेसफुल हो गया कि राहुल गांधी 43 प्रयासों के बाद भी आज भी असफल है। स्टिल लुकिंग फॉर अ फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, जो कि उनको खुद नहीं पता वो किस लिए हैं, उनका फुल टाइम प्रोफेशन क्या है। बट स्टिल जो चाटुकार हैं, जो एक डायनेस्ट फॉलोअर्स हैं, जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी गुलामी की कसम खा रखी है, वो पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि राहुल गांधी को कहीं ना कहीं एस्टेब्लिश करेंगे, उनको लॉन्च करके मानेंगे। तो उनको लॉन्च की दिशा में उनका जो वर्जन, जैसे कई बार क्या होता है कि सीजन 2.0, 3.0, 4.0, परहैप्स दिस इज 43.0, जिसमें उनको दोबारा से 44th टाइम सक्सेसफुली लॉन्च करने का प्रयास किया जा रहा है। उनकी ओवरऑलिंग करके, उनकी पर्सनैलिटी को मेक ओवर करके, उनका पूरा सेटअप चेंज करके, कभी दाढ़ी बनवा के, कभी दाढ़ी ट्रिम करवा के, कभी इंटरव्यू उनका लंदन में करवा के, कभी उनका इंटरव्यू या किसी दूसरी कंसल्टेंसी के द्वारा कहीं किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी में करा के। इस बार जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा जिसके बारे में ऑलरेडी बहुत सारे एपिसोड्स आ चुके हैं, पीपल नो अ लॉट अबाउट भारत जोड़ो में। उन्होंने भारत का जोड़ी, भारत तोड़ा था, क्योंकि पिछले विगत 70 वर्षों से इनका एक ही काम चल रहा था, भारत को तोड़ो, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर, और अराजकता को बढ़ावा दो। खैर, आई एम नॉट हियर टू comment and discuss all that scenario, all those things, all those narratives which were there already in the mainstream media. हम लोग बात कर रहे हैं राहुल गांधी ने जो बयान दिया है कि लद्दाख क्षेत्र में चाइना ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है। भाई साहब, ये कितना बचकाना बयान है। मैं ताज्जुब करता हूं, ये राहुल गांधी, वो राहुल गांधी जिनके दादा परदादा ने 38,000 स्क्वायर किलोमीटर, वैसे 38,000 स्क्वायर किलोमीटर समझते हो? 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का मतलब एक छोटा सा प्रदेश, छत्तीसगढ़ से बड़ा प्रदेश, झारखंड से बड़ा प्रदेश, इतनी जमीन होती है, उन्होंने चाइना को दे दी। और यह कह के दे दी कि इट्स नॉट अ फर्टाइल लैंड, इट्स अ बैरन लैंड, और फर्टाइल बैरन लैंड के ऊपर खेती नहीं की जा सकती है, इसका कोई भी इंपॉर्टेंस भारत के लिए नहीं है। तो ये आप सभी को पता होगा। उसके साथ साथ 1947-48 में जब कबीलाई अटैक किया था पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की आर्मी उनके पीछे थी, उस समय तकरीबन 5300 किलोमीटर एक इंडिया का JNK की टेरिटरी थी, जिसका नाम शकगाम वैली थी। शकगाम वैली को ऑक्यूपाई कर लिया था पाकिस्तान ने, एंड इट बिकेम दी पार्ट ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड टेरिटरी। बाद में चल के पाकिस्तान ने अपनी दोस्ती के का हाथ बढ़ाते हुए, दोस्ती का तोहफा देते हुए 5300 स्क्वायर किलोमीटर ये जो टेरिटरी थी, ये सीडिट कर दी चाइना को। कहने का मतलब अक्साई चीन के साथ ये जो है उन्होंने जोड़ दी। तो भाई साहब, मैं सबसे बड़ी बात कहता हूं, जिन्होंने 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन किसी को दे दी और उसके बारे में कभी भी ये बात नहीं करते हैं, तो आप सभी को पता है वो 38,000 स्क्वायर किलोमीटर की बात क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको पता है कि यदि ये इसके बारे में बात करेंगे तो जनता के बीच में एक्सपोज हो जाएंगे। और वैसे भी पहले ये चीज़ें छुपी हुई थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से लोग इनकी अकाउंटेबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क पुट अप कर रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं कर रहे हैं कि 70 सालों में इन्होंने किया क्या? इन्होंने इतना एक सक्षम एक डिफेंस और एक हमारा जो है मिलिट्री को मॉडर्नाइज नहीं किया, और हम चाइना को अपनी टेरिटरी दे चुके हैं। उसके बाद टेरिटरी देने के बाद भी हम चाइना के सामने डरपोक वाली स्थिति में रहे। कभी भी हमने चाइना ने हमेशा, चाइना ऑलवेज फ्लेक्स्ड इट्स मसल्स अगेंस्ट इंडिया, लेकिन भारत ने कभी उनको बीफिटिंग रिप्लाई नहीं दिया। उसका सीधा सा कारण था, इनके पास स्ट्रांग और डिसाइसिव लीडरशिप नहीं थी। इनके लीडर्स दब्बू, कमजोर और डरपोक थे। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपने मनमोहन सिंह से लेके और पंडित नेहरू तक इनकी जो ये जो लीडर हैं, जिसमें एक दो को हम छोड़ सकते हैं, लाल बहादुर शास्त्री थे, या कुछ कुछ मैं मानता हूँ इंदिरा गांधी जी को। लेकिन इंदिरा गांधी जी को जो आयरन लेडी का तमगा दिया गया था, उसका जो एक्चुअल क्रेडिट है वो जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा और अपने मानिक शाह साहब को जाता है, जो जिस तरीके से उन्होंने 1971 में पाकिस्तान को एक ऐतिहासिक हार दी। तो लेकिन ठीक है, उस समय का जो चाटुकार मीडिया था, उन्होंने इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा, इंडिया इज दुर्गा करके उसको जो है क्रेडिट दे दिया और उसको ग्लोरीफाई श्रीमती इंदिरा गांधी जी को कर दिया। बट स्टिल नो प्रॉब्लम। अब दोस्तों बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। लेट्स डिस्कस अबाउट पॉइंट टू पॉइंट।
1947 से, सिंस 1947 टिल 2014, चीन बॉर्डर के पास भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं था, बेसिक रोड नेटवर्क नहीं था। और जिसकी मैं आपको एग्जांपल देके बता सकता हूँ, मैं अभी रिसेंटली जून लास्ट 2023 जून जुलाई में आई हैड बीन टू कैलाश मानसरोवर यात्रा। कैलाश मानसरोवर यात्रा का ट्रैक पड़ता है आपका पिथौरागढ़ से लेके अपना धारचूला होते हुए, और एक लिपू लेक एक जगह पड़ती है, वो दैट्स अ ट्राई पॉइंट बिटवीन इंडिया, चाइना एंड नेपाल। तो लिपू, ये जो धारचूला है, धारचूला तक ही आपकी रोड कनेक्टिविटी थी। धारचूला के आगे तवाघाट एक जगह है, वहां तक 12-14 किलोमीटर रोड थी, उसके बाद कोई रोड नहीं थी। इंडियन आर्मी का भी डेप्लॉयमेंट वहां पर बाई एयरफोर्स चीजें ड्रॉप होती थी, उससे होता था, या फिर वो खच्चर या टट्टुओं के माध्यम से जो रसद सामग्री होती थी, या इंडियन आर्मी को जो भी चीजें बैकअप या जो लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड होता था, वो उसके माध्यम से होता था। आज 2023 में हमने लिपू लेक पास, दैट इज द टेरिटरी टू द चाइना, वहां तक रोड नेटवर्क बनाया है, और ऑल वेदर रोड नेटवर्क है। कुछ समय में उसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी, और गवर्नमेंट 4 लेन करने वाली है उसको, मतलब राइट टू द थ्रॉट ऑफ चाइना। अब ये समझिए, एयरपोर्ट्स, चौसर एयरपोर्ट मॉडर्नाइज कर दिया है, गोल्डी एयरपोर्ट मॉडर्नाइज कर दिया है। अरुणाचल में इंडिया के डिफेंस, इंडियन एयरफोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडर्न एयर स्ट्रिप्स बन चुकी हैं, सेम इज इन सिक्किम। तो ये जो पूरी टेरिटरी है ना, मैं बात कर रहा हूँ जे एंड के का, अक्साई चीन से लेके और लास्ट पॉइंट जो हमारा पड़ता है नॉर्थ ईस्टर्न अरुणाचल तक, वहां पर देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी ऑफ रोडवेज। जिस जगह 2014 तक सड़क नहीं थी, जहां तक इंडियन आर्मी जा नहीं सकती थी, इंडियन आर्मी के हैवी व्हीकल्स जा नहीं सकते थे, आज वहां पर आप इंडियन आर्मी के व्हीकल्स ले जा सकते हो, आर्मी को डिप्लॉय कर सकते हो, हैवी इक्विपमेंट्स ले जा सकते हो, वेरी स्ट्रॉन्ग लॉजिस्टिक्स सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हो। इट्स ऑल बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंट गवर्नमेंट, जिसके पास एक विजन है, जिसके पास एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है। तो ये राहुल गांधी जी जो एक नैरेटिव चलाने की कोशिश करते हैं बार बार, तो ये तो मैंने बताया 1947 से लेकर 2014 तक का क्या अंतर था, और 2014 के बाद कितने ड्रास्टिक चेंजेस हैं। और यदि किसी को इस पर कोई शक है, तो मैं उसको एक ही एडवाइस करूंगा, एक बार जाके ना बॉर्डर स्टेट्स को विजिट करके आए, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखे, वहाँ का रोड कनेक्टिविटी देखे, वहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी देखे, वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ के विलेजेस का, उनका विलेजेस में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जिस तरीके से वहाँ पर और फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर, एजुकेशन और कंसंट्रेशन ऑफ पब्लिक जिस तरीके से बॉर्डर के चारों तरफ की जा रही है ना, वो अपने आप में एक एग्जाम्पल सेट करता है। और वहाँ पे माइग्रेशन जो था उसको भी रोका गया है। अब हम बात करते हैं कि ये तो सारी चीज हो गई, अब पाकिस्तान के साथ तो कांग्रेस के रिलेशंस पहले से रिवील्ड है, वो तो कहीं कोई हिडन नहीं है। इनकी लीडरशिप का जो पाकिस्तान प्रेम था वो तो हमेशा से जग जाहिर है, इसमें दोहराने वाली बात नहीं है। लेकिन चीन के साथ भी इनका प्रेम है भाई साहब। 13 अक्टूबर 2009 चीन ने मनमोहन सिंह का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया था अरुणाचल में। आज उसी अरुणाचल में वर्तमान सरकार के केंद्रीय मंत्री समय समय पर जाते हैं, वहां पर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस से मिलते हैं, वहाँ लोकल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के इनिशिएटिव्स लेते हैं, वहाँ पे आधारशिला रखते हैं, फाउंडेशन स्टोन सेटअप करते हैं, और वहाँ पे चाहे रेलवे का है, रोडवेज का है, एयरफील्ड्स का है, इंटरनेट कनेक्टिविटी का है, टेलीफोन कनेक्टिविटी का है, रूरल डेवलपमेंट का है, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ पे हैं। और उनमें हिम्मत है, चाइना आंख दिखा जाए, विरोध करता है, लेकिन विरोध करने के बाद भारत की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इस लीडरशिप के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि डरते नहीं है। चाइना से आंख में आंख डाल के बात करने की जरूरत इस लीडरशिप में है। जैसा कि मैंने आपको बताया, तो अब वो बड़ा कॉमन हो चुका है। पीएम का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया था 2009 में, अब अंदाजा लगा लीजिए क्या स्थिति थी, कितना डर और कितना खौफ था चाइनीज एस्टेब्लिशमेंट का, तत्कालीन भारत की जो लीडरशिप थी उसके मन में। और आज कोई भी केंद्रीय मंत्री, कोई भी केंद्रीय राज्य मंत्री, कोई भी कैबिनेट मंत्री किसी भी प्रोग्राम के लिए, किसी भी इनॉग्रेशन के लिए, किसी भी योजना के लिए कभी भी अरुणाचल से लेके और लद्दाख तक जा सकता है। उसके बाद फिर हम जाते हैं सीरीज ऑफ इंसिडेंसेस, ऐसे सीरीज ऑफ इंसिडेंसेस जहां इंडियन आर्म्ड फोर्सेस
चाइना जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए जो चाइना है उसके साथ स्टैंड ऑफ वाली पोजीशन में, इन स्पाइट ऑफ दैट हमारे देश की विपक्षी पार्टियों के नेता या कांग्रेस के प्रमुख नेता राहुल गांधी समय समय पर पता नहीं किस एजेंडे के तहत, पता नहीं किस 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 एमओयू साइन किया था उसके वजह से या किस कारणवश समय समय पर चाइना के साथ एकजुट था और उनके एजेंडों को धार देते हुए दिखाई देते हैं। अब मैं जैसे बात कर रहा हूं गलवान, गलवान जून 2020 की घटना है। गलवान जून में 2020 की जो घटना थी, इसमें हमारे भारतीय सैनिकों ने गलवान जो वैली है उसमें जो चीनी सैनिकों की घुसपैठ को नाकाम करते हुए बड़े शौर्य और बड़े पराक्रम के साथ उनका सामना किया और उसमें हमारे कुछ सैनिक शहीद हुए। लेकिन इसके ऊपर भी विपक्ष ने और लिबरल मीडिया ने दुनिया भर की स्टोरी चलाई, कहीं ना कहीं वर्तमान लीडरशिप की डिसाइसिव लीडरशिप उनके फैसले पर क्वेश्चन मार्क लगाया और कहीं ना कहीं भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया, जबकि फॉरेन मीडिया, विदेशी मीडिया ने पूरी का पूरा डिस्क्लोज किया कि इसमें जो चीनी सैनिक थे वो ज़्यादा हताहत हुए थे बजाय भारतीय सैनिक जो शहीद हुए थे। लेकिन इन्होंने इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं मानी। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि लीडरशिप यदि जनता के बीच में पॉपुलर होगी तो कहीं ना कहीं इनका एजेंडा कभी भी एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद हम पहले देखते हैं गलवान के बाद तवांग। तवांग तो पिछले वर्ष 2022 की घटना है। किस तरीके से हमारे वीर सैनिकों ने, उसको तो वीडियो वायरल हो रखे हैं, वीडियो फुटेज वायरल हो रखी है, जिसमें भारत के जो सैनिक किस तरीके से पीट पीट के इन चीनी सैनिकों को भगा रहे हैं। लेकिन उसकी भी विश्वसनीयता, उसकी भी क्रेडिबिलिटी पर इस कांग्रेस, राहुल गांधी और इस पूरे इकोसिस्टम ने क्वेश्चन मार्क लगाया और यह दिखाने की कोशिश करी कि भारतीय सैनिक पिटे हैं, इनको कहने में शर्म नहीं आती। वो भारतीय सेना जिसका शौर्य और पराक्रम सर्वोपरि है, जिसको पूरा देश स्वीकार करता है, उसको सेलिब्रेट करता है, उसके ऊपर भी इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया, क्योंकि यह बीजेपी का, मोदी का विरोध करते करते राष्ट्र विरोधी और राष्ट्र विरोधी से भारतीय सेना के विरोधी हो चुके हैं। ये सभी को स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। डोकलाम जून 2017 की घटना है। डोकलाम के समय भी इन्होंने एक प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश करी और इसके प्रोपेगेंडा को बैकअप किया इनके पूरा जो पेड मीडिया है, जो लुटियंस मीडिया है, जो लेफ्ट लिबरल गैंग है, उन्होंने पूरा इसको सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है, जबकि ऐसा कहीं नहीं है। डोकलाम में 1 इंच भी भारत की जमीन पर चाइना ने कब्जा नहीं किया। ठीक है जी। अब मैं आता हूं यह सब होता क्यों है। इस सब का होने का कारण कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पहले तो नेहरू जी की दोस्ती थी चाइना से और उसी दोस्ती को निभाते निभाते चाइना के साथ नेहरू जी ने 38,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन चाइना को दोस्ती में दे दी। जब उनको पता था कि चाइना घुसपैठ कर रही है, उन्हें रातों रात तिब्बत पर कब्जा कर लिया है, ये इंटेलिजेंस इनपुट्स उनके 1957 में थी और 1962 में जब तक चाइनीज सेना उनकी छाती पर नहीं आ गई, जब तक पूरी तरीके से कब्जा नहीं कर लिया, तब तक उनको इस बात का एहसास नहीं था कि भैया युद्ध भी एक विकल्प है। तो दोस्ती तो तभी से चल रही है, हिंद चीन भाई भाई, ये नेहरू जी का ही शुरुआत की हुई थी और इस भाई भाई के पीछे वो दुश्मन दुश्मन खेलते रहे। उसके बाद एक ये एमओयू साइन हुआ है बिटवीन राहुल गांधी एंड चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। ये मेरे ख्याल 2008 में हुआ है। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में जो एमओयू है वो किस चीज का एमओयू है?